नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और मैं इस समय नर्मदापुरम जिसे पहले होशंगाबाद कहा जाता था वहां पर हूं। वहां पे जो इटारसी है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे का जंक्शन है, यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पे इसलिए हूँ कि यहाँ पर बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा 1956 में इसका गठन किया गया था, ताकि जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी लाखों अनुयायियों के साथ, तो उनका एक मकसद था कि भारत भी बौद्धमय बने, क्योंकि बौद्ध का अगर इतिहास देखा जाए काफ़ी प्राचीन है। क्योंकि बौद्ध, ऐसा बताया जाता है कि बौद्ध का जन्म और बौद्ध का जो धर्म है यहीं से उत्पन्न हुआ और बाहर फैला। लेकिन आज की स्थिति में बौद्ध धर्म कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, आज हम बात करेंगे इसी पे। हमारे साथ चरणदास डेंगरी जी हैं। ये जो बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, इसको मध्य प्रदेश को दो प्रांतों में बांटा गया है, एक उत्तर और एक दक्षिण। तो डेंगरे साहब जो हैं, इनको दक्षिण का मतलब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो आज ये हमारे साथ मौजूद है। डेंगरे साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय भीम। तो हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि जो बौद्ध धर्म है, मध्य इंडिया में शुरुआत होती है इसकी, मतलब यहाँ से बाहर जाता है, लेकिन क्या कारण है कि बौद्ध धर्म यहाँ पे पिछड़ता नज़र आ रहा है? यहाँ पे जब से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमें दीक्षा दी है, उसके बाद कार्य हुआ है। 70 सालों में काम हुआ, धीमी गति से काम हुआ। जिस गति से हम अम्बेडकर अनुयायी, ये बाबा साहब का मूवमेंट, बौद्ध धर्म का काम आगे बढ़ाते हैं, उससे कई गुना गति से जो हमारे विरोधी है, विरोधी यानी जो असमानतावादी लोग हैं, जो संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, वो, क्योंकि तथागत बुद्ध का धम्म ये विज्ञानवादी धम्म है, ये मानवतावादी धम्म है, ये लोगों को जीवन जीने की शैली सिखाता है, आदर्श जीवन जीने की शैली देता है। लेकिन जो संविधान को नहीं मानते, जो असमानता साल तक केस चलते ही रहा। तो अब कुल मिला के बात वही हो गई ना कि बीजेपी आई तो ऐसा हुआ। नहीं, हम राजनीति की नहीं बात बोलते। सरकार जो बदल गई, उस समय दूसरी सरकार बदल गई, एक झटके में सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया इसको कैंसिल। चलो कोई बात नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी सरकार है, वहाँ कोर्ट में हमारे कौन से दलित जज है या हमारे पक्ष में देने वाले लोग हैं, वो तो अपने लोगों के पक्ष में देंगे फैसले। तो क्या हुआ कि उसके बाद काम चलते रहा है भाई, उनके पक्ष में जाने के बाद भी, क्योंकि जनता जो है, यहाँ की जो जनता है, 90% जनता अम्बेडकर परिवार के साथ में है। और बाकी और उनके साथ भी हम नहीं बोलते, लेकिन 90% जनता हर जगह, उसके बाद भी काम होते गए, क्योंकि कोर्ट का या उसका शासन ने भी और कोर्ट ने भी ये जो धार्मिक काम करेंगे उसमें शासन कोर्ट इंटरफेयर नहीं करती। आपको जो काम करना है, जो भगवान को मानना मानो, जो देवी देवता को मानना उसको मानो, जो काम करना आप करो, वो उसमें इंटरफेयर नहीं करती है। तो उसके बाद फिर इन दोनों के दिल, जो कोरोना काल जो हुआ, वो उसमें दोनों को, देखो कोर्ट कचहरी से किसी का भला नहीं होता, लेकिन दोनों पक्षों को झटका लगा। उससे दोनों पक्षों में अलग अलग होने से समाज का नुकसान हो रहा था। बहुत सारी जगह अलग, ये यूनिट वो यूनिट, समाज का पैसा एक जयंती में खर्च होना चाहिए, 4000 जयंती हो रही, तो वो उसमें समाज का नुकसान हो रहा था। लेकिन हम धन्यवाद देंगे दोनों पक्ष, चंद्रबोधी पाटिल साहब, हमारे भीमराव साहब ने बड़प्पन दिखा के, उनके यहाँ हमारे चंद्रबोधी पाटिल साहब की पत्नी गुजर गई थी, उनको भेंट करने गए। उसके बाद फिर जो भी हमारे मीडिएटर है, वरिष्ठ पदाधिकारी, इन लोगों ने अच्छा रास्ता निकाले और दोनों एक हो गए। ये हम पूरे समाज की ओर से उनको साधुवाद देते कि उन्होंने अपना ईगो छोड़ के समाज हित में कार्य किया। अच्छी बात है कि एक हो गया, उससे समाज में एक नया मैसेज भी गया है। लेकिन अभी भी जो, अगर हम बात पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो प्रतिनिधित्व जो है बौद्धों का वो बहुत कम है। ऐसा क्यों राजनीति में? जैसे जैन, सिख हुए, अदर समाज के हुए या अदर धर्म के हुए, उनका प्रतिनिधित्व दिखता है, बौद्धों का बहुत कम दिखता है। तो क्या बौद्ध राजनीति से दूर रहना चाहते? बाबा साहब ने तो कहा था कि जब तक हम राजनीति में नहीं जाएंगे, तो वहाँ हमको जो अधिकार है, जो हम समाज के लिए अच्छा कर सकते हैं, तो राजनीति में आने के बाद ही कर सकते हैं। नहीं, राजनीति तो साहब ये वो बहुत अच्छी चीज़ है। राजनीति सत्ता की वो चाबी है जिससे हर ताले खोले जा सकते हैं और समाज का और सबका उत्थान किया जा सकता है। उसमें कम है ना, लेकिन प्रतिनिधित्व उसमें कम है ना। क्या कारण क्या है भाई? लोगों में जागरूकता की कमी, और जो गए हैं वो बोलते नहीं, और जो गए हैं वो जो जिन पार्टी में गए वो समाज के लिए नहीं बोलते, उस पार्टी के होकर रह जाते, समाज के हित में नहीं बोलते। आज हमारे बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया, राजनीतिक, धार्मिक और शैक्षणिक, नौकरी में, तो उसमें हमारा 15% आरक्षण के हिसाब से आप लगाइए, हमारे कितने SC ST के मिला के करीब 135-40 हमारे सांसद
होना चाहिए। लेकिन वहाँ जाके अभी इतने काम हो रहे हैं विरोध में, मतलब जो हमारे SC ST OBC और उनके हक और उसके लिए कोई काम ही नहीं हो रहे, तो वो सांसद जाके वहाँ बोलते नहीं हैं। तो वो आने वाले 5 मतलब 2-4 महीने में 5 राज्यों में चुनाव है, तो इसको लेके कुछ मतलब बौद्धिस्ट नहीं, हम धार्मिक सोसाइटी- संगठन के लोग हैं, धार्मिक अब संगठन, राजनीति लेकिन के देखिए बारे में हम धार्मिक नहीं- संगठन है तो बहुत सी पार्टियां हैं, किसी न किसी धर्म से जुड़ी हुई हैं, लेकिन बहुत अहम भूमिका निभाती हैं वो अपने नहीं, समाज के हम लोग- अपने धर्म के बारे में बात करेंगे, हाँ। बाकी राजनीति के बारे में हम बोलना उचित नहीं समझते, और हमको उतना उसके बारे में उतना अनुभव भी नहीं है, ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। सरकार से जो भी सरकार बैठती है उससे आप डिमांड भी नहीं करते, मांग भी नहीं करते। मांग करते, डिमांड करते हैं। हमारे समाज के ऊपर कभी अन्याय होता है तो हम शासन प्रशासन, यहाँ तक कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उनके पास कितने सारे हम ज्ञापन ले गए। अभी बीच में हमारे इंदौर में जो हमारा ट्रस्ट है, जन्मभूमि ट्रस्ट, वहाँ भी हमारे कुछ विरोधी लोग बैठे, उसके लिए भी हम शासन प्रशासन को देते हैं, क्योंकि वहाँ जो ऐसे अभी जयंती में कार्यक्रम हुए, जयंती के कार्यक्रम में क्या करते हैं वो लोग, वहाँ पेंडाल लाके जहाँ पे जनता को आने जाने की जगह वहाँ पेंडाल लगाते थे। इस बार भीमराव अंबेडकर साहब, यहाँ तक कि हमने खुद देखे कमलनाथ जी, शिवराज सिंह जी भी, ये उस पेंडाल में जो कार्यक्रम स्थल में धक्के खाते हुए पहुंचे। भीमराव साहब को हमारे समता सैनिक दल के सुरक्षा चक्र में वहाँ पे ले जाना पड़ा, समता सैनिक दल की सलामी देने के लिए। बाबा साहब के जयंती में बाबा साहब को सलामी देने, बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए उनके ही परिवार को, उन्हीं के ब्लड को ऐसे धक्के खाते हुए जाना पड़ा। जो विरोधी लोग, हमारे समाज के विरोधी लोग, हमारे समाज के लोग जो दूसरों के बहकावे में आते, तो वहाँ पे कई कैसी भगदड़ में कई सारी घटनाएं होती है और हुई है मध्य प्रदेश में। तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में अगर वो उसमें सुधार नहीं करेंगे तो वो वहाँ भी कोई दुर्घटना हो सकती है। हम लोग उसके लिए भी, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, हमने मुख्यमंत्री को, आपके राज्यपाल को, विपक्ष के नेता को, सबको दे दिए। मतलब हम हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से, हमारा उद्देश्य है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बाबा साहब का जो सम्यक संकल्प है, भारत देश में आदर्श बौद्ध समाज की स्थापना, इसके तरफ हमारा ज़्यादा फोकस है। ज़्यादा सदस्य बनाओ, धम्म के शिविर लगाओ, लोगों को मानवता भरा, मतलब एक इंसान ने दूसरे इंसान से मानवता जैसा व्यवहार करना चाहिए, इंसानी जैसा व्यवहार करना चाहिए। ये हमारी बुद्धिस्ट सोसाइटी का जो शिक्षा का कार्य है, ये हम जगह जगह अच्छा, ये आज इटारसी में चिंतन शिविर था आपका जी, तो इसमें किन किन चीज़ों पे मतलब डिस्कस हुआ, विचार विमर्श हुआ, और क्या कुछ नई चीज़ें आई? जी, वो 4 विषय थे, उसमें मतलब 4 मेन विषय थे। उसके अंदर फिर उन्होंने अलग अलग डिवाइडेशन करके 40 विषय उसके हुए। एक मतलब कार्यकर्ताओं को कैसी आचार संहिता है, कैसा आपको उद्बोधन देना है, भाषण देना है, कम शब्दों में देना है, किसी की टीका टिप्पणी नहीं करना है, अच्छी अच्छी बातें उन्होंने समझाए। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का धम्म कार्य, यानी हमारी धम्म क्रांति कैसे आगे बढ़ाई जाए, इस विषय पर भी उन्होंने अच्छे से प्रबोधन किए। दूसरा एक था उन्होंने महत्वपूर्ण, जिसकी वजह से ये कार्यकर्ताओं में आपसी में वो मनमुटाव होता है। उन्होंने लेखा जोखा, यानी आय व्यय ऑडिट रिपोर्ट, ये कैसी बनना है। कार्यकर्ताओं ने हमको पारदर्शिता, यानी कि जो भी आप काम करेंगे उसको शुद्ध रूप से आपको जनता के सामने, कार्यकर्ताओं के सामने, अपने संगठन में आप किए गए कार्यों का, आपके पास जो पैसा आया, जो गया, बिल वाउचर कैसे लगाना, क्या लगाना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमारे भंडारे सर, जो वहाँ के प्रमुख है, मुंबई केंद्रीय कार्यालय के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, इन्होंने, गायकवाड़ गुरुजी ने बहुत ही अच्छे से चिंतन शिविर में जानकारियाँ दी है। ये चिंतन शिविर अभी हम भविष्य में मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी लगाएंगे, जिससे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो माध्यम से हम लोग काम करते हैं, हमारी धम्म क्रांति है, ये कैसी आगे बढ़ाई जाए। संगठन में सदस्यता अभियान पर भी चर्चा हुई। सदस्यता अभियान में हमको 85% को जोड़ना है, एक ही जाति को नहीं। जैसे कुछ लोगों की मानसिकता है, ये तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया महार बौद्धिस्ट है उनकी है, चमार बौद्धिस्ट है उनकी है, और बोले हम लोग 85% बहुजन, तो ये बहुजनों के पास कैसे ले जाएंगे? सभी को उसमें जोड़ना है। 85% बहुजन को ये बाबा साहब का मिशन, बुद्ध का मिशन, ये महापुरुषों की विचारधारा उनके पास पहुंचाना है। ये इसलिए चिंतन शिविर में इतनी सारी विस्तृत चर्चा हुई। दूसरा, हमारे मध्य प्रदेश शाखा की प्रांतीय बैठक हुई। हम 3-3 माह में समीक्षा बैठक लेते हैं। बैठकों में हम इनको टारगेट देते, आप 3 महीने में कुछ सदस्य बनाइए, कुछ शाखाओं का निर्माण कीजिए, कुछ आपके क्या बोलेंगे उसको, जो प्रशिक्षण शिविर होते उसको लगाइए। इस प्रकार के हमको उनको टारगेट भी दिए। कुछ
पुरानी जो पिछले जो तिमाही हमारी बैठक हुई थी, इस तिमाही में आपने क्या प्रोग्रेस की है, ये प्रोग्रेस भी उनसे लिए हम लोगों ने। तो इतने सारे, और दूसरा हमारा मध्य प्रदेश का दूसरा भाग है, तो उसका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, उनकी नई कार्यकारिणी भी आज यहाँ घोषणा अच्छा, हुई। ये मध्य प्रदेश के कई जिलों में बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। जबलपुर जो कि मतलब महाकौशल का बड़ा जिला भी है, संभाग भी है, काफ़ी आसपास ट्राइबल का एरिया है, कवर करता है, लेकिन अभी तक ऐसा प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम नहीं हुआ। तो ऐसी आगामी कोई रणनीति है आपकी कुछ कराने की? नहीं नहीं, ये बात से मैं आपकी बात से असहमत हूँ। जबलपुर हमारा गढ़ है। जबलपुर में हमारे विगत 5 साल से हमारे मनोज भाई वाघमारे, नहीं, काम शैलेंद्र कर, कुलवर्ती मेरा जी, कहना इनके कार्यक्रम बड़ा कुछ कार्यक्रम करने हुए का। हैं हाँ, हर करने साल का। बुद्ध जयंती के माध्यम से हमारे बुद्ध जयंती के अलावा की बात उसके अलावा उसमें जो बड़े राष्ट्रीय पदाधिकारी हमारे दिल्ली के और बड़े माने हुए लोग आते हैं। उसके अलावा हमारे अभी पिछले ही साल या 1 साल पहले 4-5 शिविर हुए। हर मतलब एक जिसमें 4 शिविर होना, 5 शिविर होना बहुत बड़ी बात है। एक शिविर लेते तो उसमें कार्यकर्ता हताश परेशान होता है, लोगों से पैसा लाओ, उनको बुला के लाओ, उनको समझाओ। जबलपुर में 2-2 बार ऐसे 4-4 शिविर हुए। जब हमारे विवाद चल रहे थे उस समय भी लोगों ने हिम्मत से काम लिए और कार्यक्रम अपने करते गए। तो जबलपुर में काम हो रहा है और भविष्य में भी हम कार्यक्रम लगाएंगे। अभी जैसे हमको निर्देश मिले चिंतन शिविर लेना है जबलपुर में, हमारे पास एससी के साथ में ओबीसी भाई भी हमारे, तो जबलपुर को हम नकार नहीं सकते। जबलपुर हमारा गढ़ है। अभी कोई आगामी ऐसी कोई रणनीति है बड़ा कार्यक्रम करने बड़ा की? चिंतन शिविर लेने का वहाँ पे हमको निर्देश मिला है और हम लोग बहुत जल्दी 2 महीने के अंदर, और कुछ हमारे उसमें कुछ और भी साथी और रह गए। कुछ साथियों की मांग है कि पुनर्गठन करके फिर से विस्तार किया जाए। तो अब चिंतन शिविर में हम लोग आएंगे, हमारे केंद्रीय पदाधिकारी, मैं स्वयं भी आऊँगा, और वहाँ पे एक राय जो निर्णय निकलेगा, चाहे अगर सबकी राय निकलेगी कि हमको पुनर्गठन करना है तो पुनर्गठन करेंगे। और जो कुछ दूसरे छूटे हुए लोग हैं हमारे शाखा में, हम ओबीसी, एससी, बुद्धिस्ट, इन सबको समावेश करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे कि चरणदास ढेंगरे जी बोल रहे हैं कि इस बार जो मतलब बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा काम रहेगा कि जो 85% की बात की जा रही है, अभी तक तो ये महार कम्युनिटी और जो ऐसी और जातियाँ थी उसको उस तक ही सीमित था इधर, लेकिन इस बार ओबीसी, एससी, एसटी, मतलब इस बार आदिवासियों को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ इन्होंने बताई है कि जबलपुर में अब बहुत जल्दी एक बड़ा चिंतन शिविर होने वाला है जिसमें काफ़ी चीज़ों पर निर्णय होगा और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी। अब कुल मिला के ये बताया कि बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अब मतलब तेज गति से मतलब इस विषय में काम करना चाहती है ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार प्रदेश सहित देश में भी और विदेश में भी हो सके। जबलपुर से मंगलेश्वर। जय हिंद।